हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई की बात अभी नहीं आ रही है क्योंकि एग्ज़ाम की बात है, तो आप बहुत अच्छे से NTSC जो बिहार का जो मतलब फर्स्ट स्टेज NTSC फर्स्ट स्टेज है जो स्टेट लेवल में होता है वो आप अच्छे से दिए होंगे। तो पढ़ाई की बात नहीं है, पढ़ाई अच्छे से करे होंगे तो ये अच्छा गया होगा, ये बात है। तो मैं आज अभी जो मैं सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, आज जो पेपर हुआ 24 जनवरी 2021 को, ठीक है ना, तो उसका जो फिज़िक्स वाला पार्ट है वो मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। फिज़िक्स बहुत इजी, मैं एक्सपेक्ट किया था, मैं 1-2 घंटे तक माहौल बना रहा था कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, मज़ा आएगा, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, मुझे लगा कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ 2 सर और छोटे छोटे बैठे हुए हैं तो लोग हंस रहे थे, मुझे लगा पता नहीं क्या गड़बड़ी हो गई है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन इतने छोटे लेवल का है ना, इतना कम लेवल का है, लेवल मतलब लेवल की बात ही नहीं कर सकते, तो हंसी आएगी आपको। और क्वेश्चन गलत भी है, सबसे पहला क्वेश्चन ही गलत है। अगर ये सबके लिए अगर सेम पेपर है तो देख लेते हैं इसमें कोई कोड वगैरह है या नहीं है, पता नहीं, वॉट एवर, क्वेश्चन आपके सबके सेम ही होंगे। क्वेश्चन सबसे पहला क्या लिखा है बताइए। इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन विच वन इज करेक्ट। मैं लिख रहा हूं विच वन इज करेक्ट, कौन करेक्ट है। नंबर 1 इसमें लिखा है कांस्टेंट वेलोसिटी। नंबर 2 बहुत ही जान पहचान वाला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, 0 एक्सेलरेशन। नंबर 3 कांस्टेंट स्पीड। नंबर 4 स्पीड चेंजेस। पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कुलर मोशन, पहली बात जो सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है, ये इसकी कहने की नीयत मैं समझ जहाँ तक पा रहा हूँ वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। सर्कल में अगर कोई बॉडी घूमेगा तो हो सकता है कि उसकी स्पीड में बदलाव है, पहले वो 1 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, फिर 2 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, फिर 3 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, उसकी स्पीड बदल सकती है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं तो स्पीड नहीं बदलेगा, स्पीड कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली अगर ये क्वेश्चन को करेक्ट किया जाए, क्योंकि हमको यहाँ पे ऑप्शन मैच कराना है, तो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलना पड़ेगा। और दूसरी बात, सर्कल में जब चलेगा, मैं सर्कल की बात थोड़ा बता दूं, तो सर्कल में क्या होगा, हर एक इंस्टेंट में इसकी क्या चेंज होगी, डायरेक्शन। तो कंटिन्यूअसली क्या चेंज होती है, डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होगी तो मतलब क्या चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। क्या चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता। तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती सर्कुलर मोशन में, 0 एक्सेलरेशन नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है। बट स्पीड चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज नहीं भी हो सकती है। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म लगा दिया तो ये भी नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड। बात समझ आ रही है। वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, तो 0 एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कह दिया जाए तो स्पीड चेंज नहीं करेगी, तो आंसर क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड। तो बेसिकली क्वेश्चन को करेक्ट अगर करा जाए तो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा करेक्ट है, तो स्पीड कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत ही फिर कॉमन क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन को अगर आप मतलब इसको पार्टीशन कर दिया जाए कि ये 10th और 9th की अगर बात करें तो 9th बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर आप देखते होंगे क्लास 9th में। अ कार ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड 20 meter per second and next half distance with 30 meter per second. The average speed of the car is, the average speed of the car is, number 1 0, number 2 25 मीटर पर सेकेंड, नंबर 3 24 मीटर पर सेकेंड, नंबर 4 5 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा इसको सॉल्व करना है, बट अगर क्वेश्चन आपकी जान पहचान की होगी, क्योंकि NTSC को अगर NTSC का अगर आप सच में प्रिपरेशन किए हैं तो ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई कार है जो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना, A से B गया और B से C गया, आधा आधा डिस्टेंस ट्रैवल करा। मान लेते हैं A से B X ट्रैवल किया, तो B से C भी कितना ट्रैवल करेगा, X, क्योंकि आधा आधा तो इक्वल होगा ना।
ठीक, उसके बाद ए से बी में जो ट्रैवल कर रही है वो कितना मीटर पर सेकंड में चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड में, और बी से सी में कितना में चल रही है, 30 मीटर पर सेकंड में। तो अक्सर आप क्या करते हैं, मतलब गलत ही, अगर नहीं जानते हैं तो आप एवरेज निकालने के लिए 30 और 20 को जोड़ के 30-20 कितना होगा 50, 30 + 20 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 50/2 25 मीटर पर सेकंड, जो कि गलत आंसर है। सही आंसर क्या है, चूंकि एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, x + x। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है बताइए, डिस्टेंस बटे टाइम। तो यहाँ से टाइम निकल के आएगा डिस्टेंस बटे स्पीड। तो यहाँ पे टाइम कितना निकल जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड, x/20। यहाँ पे टाइम कितना निकल जाएगा, x/30। तो क्या होगा बोलिए, x/20 + x/30। तो क्या होगा 2x, x कॉमन 1/20 + 1/30। ठीक है, अब x कैंसिल, 2 यहाँ 20 × 30 को ऊपर लेके चले जाते हैं, या आप सॉल्व करें अपने हिसाब से, 2 × 20 × 30 बटे 20 + 30। आप एलसीएम वगैरह करके भी कर सकते हैं, आप इतना यहाँ माथा पीछी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे कर दिया। फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, 2v1 v2 बटे v1 + v2। अगर डिस्टेंसेज कवर्ड सेम हो तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, 2v1 v2 बटे v1 + v2, जो कि आया 2v1 v2 बटे v1 + v2। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो क्लास 9 के मोशन के लेक्चर्स मेरे देख लें, आपको समझ आ जाएगा। 2 दूना 4 1200 बटे 3 2 5 50। तो आंसर क्या होगा, 5 दूना 10 5 चौक 20, 24 मीटर पर सेकंड। तो आंसर होगा 24 मीटर पर सेकंड। तो आपको फार्मूला क्या याद रखना है, इस सिचुएशन में जब डिस्टेंसेज कवर्ड सेम और अलग अलग स्पीड हो तो उन दोनों का जो एवरेजेस, दोनों जो अलग अलग स्पीड्स का जो एवरेज निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2v1 v2 बटे v1 + v2। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या याद रखना है आपको, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। चाहे जैसे भी हो, जो आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है ना, तो एवरेज का मतलब ही नहीं जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका ख्याल रखें। तो आंसर होगा 24 मीटर पर सेकेंड। डन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ बॉडी इज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है जो अभी ट्रैवल कर रहा है कितना मीटर पर सेकंड में, 20 मीटर पर सेकंड में। इनिशियल स्पीड 20, हैविंग एक्सेलरेशन कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हर एक सेकंड में इसकी स्पीड जो बढ़ रही है वो 4 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। ठीक है, और बोला है कि 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, द स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकंड इज। अब मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन चल रहा है और स्पीड बढ़ रही है, 8 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 12 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 16 मीटर पर सेकंड, और चौथा ऑप्शन है 28 मीटर पर सेकंड। मेरी बात समझ आ रही है। अब अगर यूनिट ऐसे ही सोचें, मतलब थोड़ा दिमाग लगाएं, तो 20 मीटर पर सेकंड में अगर गाड़ी चल रही है, एक सेकंड में इसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, 4 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, 20 के बाद 24 हो जाएगी, फिर 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, 28। ऐसे ही दिख रहा है आंसर, 28 होगी। लेकिन फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, लिख सकते हैं v = u + 80। तो u कितना है बताइए, u है 20 और एक्सेलरेशन कितना है, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 20 + 4 दूना 8, ये हो जाएगा 28 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है, फाइनल वेलोसिटी मांगा है, इनिशियल वेलोसिटी दिया और एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम गिवन है। फिर मैं कह रहा हूं कि शुरू में स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद कितनी बढ़ेगी, 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी कितना, 24 हुई, फिर 24 के बाद 1 सेकंड कितनी हो जाएगी, 28। बिल्कुल सिंपल, उतार लें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज, द वेट ऑफ अ बॉडी इज। याद रहे कि जब भी हम बॉडी की वेट की बात करें तो बाय डिफॉल्ट किसकी बात करेंगे, अर्थ में बात करेंगे। 9.8 न्यूटन। न्यूटन गलत लिखा है, एन कैपिटल लिखा है, इसका ख्याल रखें। और जी का वैल्यू कितना लें, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द बॉडी इज, मास क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है 0, जो कि हो ही नहीं सकता 0 मास कभी, 9.8 किलोग्राम, ऑप्शन 3 10 किलोग्राम, ऑप्शन 4 1 किलोग्राम। मुझे लग रहा है एनटीएससी का लेवल इतना गिर जाएगा ऐसा मैंने सोचा था, बट ठीक है, गिरा तो गिरा। बच्चे कह रहे हैं कि केमिस्ट्री का लेवल बहुत हाई है, देखेंगे केमिस्ट्री के सर से बात करते हैं। तो क्या होगा, वेट कितना है, वेट है आपका 9.8 न्यूटन। वेट का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर 9.8। मास कितना निकालना है, जी 9.8 बराबर क्या होगा 9.8, ये कैंसिल हो गया, 1 बचा,
मास कितना निकल गया 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम मास का जो यूनिट वेट होगा वो कितना होगा 9.88 होगा। 2 किलोग्राम का डबल हो जाएगा, 3 किलोग्राम का ट्रिपल हो जाएगा। आंसर क्या होगा 1 किलोग्राम। बहुत ईजी, उतार लें। चलिए उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में अब क्या डिस्कशन करें, तब भी मैं आपको बोर्ड में लिख के दे रहा हूँ। 5 में बोला है फ्लाइंग बर्ड हैज़ नंबर 1 ओनली काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 ओनली पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 3 बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 4 ओनली प्रेशर एनर्जी। अब ये तो अभी आपको समझना है कि प्रेशर को अभी इग्नोर ही करना है क्योंकि हवा की बात ही नहीं कर रहे। तो बात ये है कि जब बर्ड फ्लाई करेगा, उड़ेगा, तो वो मोशन में होगा और मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक होगी। पोटेंशियल, चूँकि कुछ हाइट होगी एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसे पोटेंशियल। ऐसे भी आप अगर धरती के ऊपर सरफेस में लगे हुए रहते हैं तब भी आपकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल तो होती है, आप इतना ख्याल में रखें। और मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी की भी बात करेंगे, वो एक्चुअली क्या होगा, हवा की वजह से कुछ होगा लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है। तो आप याद रखें काइनेटिक किसी मोशन की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से, दोनों ही होगा। उतार लें। चलिए ये हमारा पहला पेज हो गया। फिज़िक्स 1 यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं पेज नंबर 5। पेज नंबर 6 में आते हैं फिज़िक्स 2 में, मतलब पेज की बात अगर करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये एक अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं बट कॉमन क्वेश्चन है। 2 बॉडीज़, 2 बॉडी है, 2 बॉडीज़ ऑफ मास 2 ग्राम एंड 4 ग्राम हैविंग सेम काइनेटिक। यहाँ पे बहुत कुछ गलत लिखा है, 2 ग्राम्स तो पूरा लिखना है, GRAMS लिखना चाहिए था, ठीक, गलती करते हैं लोग। हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जीज हैविंग देयर रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटा एज, ऑप्शन क्या है 2:1, ऑप्शन 2 क्या लिखा है √2:1, ऑप्शन 3 क्या लिखा है 1:2, ऑप्शन 4 लिखा है 1:16। अब बताइए 2 बॉडी है जिसका मास 2 ग्राम 4 ग्राम है, तो हम ले लेते हैं अलग अलग। ये M1 कितना ग्राम 2 ग्राम, M2 4 ग्राम, सेम काइनेटिक। तो काइनेटिक 1 को हम K माने तो काइनेटिक 2 को भी क्या मानेंगे, K मानेंगे। मोमेंटम्स का रेशियो मांगा, P1 रेशियो P2 क्या होगा, कोई बात नहीं। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² इंटू m से मल्टीप्लाई भी किया, m से डिवाइड, m²v², तो हो जाएगा mv का होल स्क्वायर बटे 2m, दैट इज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा mv, दैट इज p² बटे 2m, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, p² बराबर 2mk या p बराबर √2mk। तो ये फॉर्मूला आया p और k के। ये पहले आप उतार लें, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो क्या चाहिए, p1 और p2 का रेशियो चाहिए। तो क्या हो जाएगा 2m1k1 बटे 2m2k2, दोनों में रूट है तो लगा दिए, 2 कैंसिल। मास कितना है बताइए, 2 ग्राम इंटू क्या 2 गुना, मतलब जो उसको निकालना है, काइनेटिक एनर्जी क्या है k बटे 4 ग्राम। अगर दोनों को बदलेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा, k2 भी k होगा, इसका रूट। समझ रहे हैं आप, बहुत सिंपल। k ने k को मार दिया, 2 1 2, 2 दूना 4, तो क्या होगा 1 का रूट 1 और √1 1:√2। क्या हो जाएगा बताइए, दो ग्राम हैविंग सेम हैविंग देयर रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटा। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तो √2:1 ही है, बेसिकली 1:√2 होना चाहिए, क्योंकि पहले 2 ग्राम लिखा है फिर 4 ग्राम। तो चूँकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, √2:1। P2 बटे P1 निकाल दिया है, बट P1 बटे P2 ही निकालना ज़्यादा बेटर था, क्योंकि 2 ग्राम पहले लिखा है 4 ग्राम बाद। ऐसे भी आप समझें काइनेटिक एनर्जी सेम है, मास जिसका ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा।
तो अगर हम 1:√2 लिखें, दूसरा का ज़्यादा, ये 1.41 के आसपास और ये 1, तो 1:√2 आंसर होगा, ठीक है ना। √2:1 नहीं होगा। अगर सही आंसर देखा जाए तो 1:√2 उतार लें। वैसे ऑप्शन में नहीं है तो √2:1 ही यहाँ पे सटीक लगता है, उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ये कह रहा है द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून इज नंबर 1 √6:1, नंबर 2 1:√6, नंबर 3 1:6, नंबर 4 6:1, ठीक है ना। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो ये आपको याद रखना है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है किसमें अर्थ में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अर्थ में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मून से कितना है? 6 गुना है। कितना गुना है? 6 गुना है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो रेशियो होगा क्या होगा? 6:1 होगा। सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या होगा बताइए? 4। देखिए आप समझ रहे हैं ना, 1:6 भी ऑप्शन में, 6:1 है, दोनों में फ़र्क। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, उतार लें। सेवन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? द वेट ऑफ अ वुडन ब्लॉक इज W। द अपेरेंट वेट है, अपेरेंट लिख दिया है, द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी on a floating water, on a floating water, नंबर 1 क्या होगा? W, नंबर 2 more than W, नंबर 3 less than W, नंबर 4 0। इसको उतारें। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द वेट ऑफ अ वुडन ब्लॉक इज W। वेट उसका W है। अब क्या होता है, जब फ्लोटिंग वाटर में आप चलेंगे तो क्या होगा कि नीचे से बॉइंट फोर्स ऊपर लगेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी। उसकी वजह से आपका जो एपरेंट वेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो क्या होगा? लेस देन W होगा। ठीक है, उतार लें। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इन अ सिंपल पेंडुलम, द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, द काइनेटिक एनर्जी विल बी नंबर 1 हाईएस्ट, नंबर 2 0, नंबर 3 नो चेंज, नंबर 4 नन। अब बताइए जब एम्पलीट्यूड हाई मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब क्या होगा, यूँ समझें, ये सिंपल पेंडुलम है, ये आपका ये मीन पोजीशन है और ये यहाँ आ गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड वाला पोजीशन, दैट इज़ ये एक्सट्रीम पोजीशन में। तो एक्सट्रीम पोजीशन में जब जाता है तो स्पीड घटते 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 यहाँ क्या हो जाती है? 0। जब स्पीड 0 हो जाए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताइए? ½ mv²। तो v 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ये मतलब कहना चाह रहा है कि जब एक्सट्रीम पोजीशन में चला जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि उस वक्त स्पीड क्या हो जाएगी? 0। और स्पीड अगर 0 हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। उतार लें। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप खुद देख रहे होंगे, मैं ठीक ही कहा था शायद।
अब कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको आसान लग रहा है कि टफ लग रहा है, मन करे तो। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा है मुझे। हीट एंड वर्क डन, हीट एंड वर्क डन बाय द हीट was discovered by, ऑप्शन है जेम्स वाट, नंबर 2 डॉक्टर डी जूल, नंबर 3 रुडोल्फ डीजल, ये डीजल नहीं, अब भरने नहीं चलेगा, न्यू कॉमन। ठीक है, अब इसमें मैं जहाँ तक सर्च करा अभी इंटरनेट में तो मुझे जूल मिला, बट डॉक्टर डी जूल कौन है मुझे पता नहीं, बट लग रहा है जूल ही होगा कुछ। तो आप इसको इंटरनेट से खोज के, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल, ऐसा लग रहा है कि इतना टफ पता नहीं बनाया नहीं जा सकता है। तो कौन है पता नहीं है, जो भी है, तो मुझे जूल आया तो मुझे लगा जूल आंसर होगा। आप देख लीजिएगा कौन आंसर होगा। हीट और वर्क डन बाई हीट कौन डिस्कवर करा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता, बस मैंने दिखा दिया। उतार लें क्वेश्चन नंबर 11, ये एक सॉल्व करने का क्वेश्चन है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस is 20 centimeter. The image formed is double. The image formed is double the length of object. The distance of the object from the lens. Distance of the object from the lens. Number 1 minus 30 centimeter. Number 2 minus 20 centimeter. Number 3 minus 60 centimeter. Number 4 30 centimeter. तो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना गिवन है बताइए, 20 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है कि जो इमेज का साइज़ है, जो इमेज का लेंथ है, जो इमेज का साइज़ है वो किससे, ऑब्जेक्ट के साइज़ से दुगुना है। दैट इज मैग्नीफिकेशन 2 है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है बताइए, 20 सेंटीमीटर। तो ये इधर भी क्या होगा 20, ये होगा f और ये क्या होगा 2f। बात समझ आ रही है। तो पहली बात ये कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इस पार होगा, इस पार होगा तो नेगेटिव में होगा। फोकल लेंथ ऑफ क्या, कॉन्वेक्स लेंस क्या लेते हैं, पॉजिटिव, प्लस 20 सेंटीमीटर। और बोला है कि इमेज डबल है किसका, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बताइए, HI/HO बराबर V/U। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा इस पार होगा, चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट रियल ऑब्जेक्ट्स की बात होती है। अगर ऑप्टिक्स जानना है तो आप सर्च करें ऑप्टिक्स अकबर क्लासेस, लाइट अकबर क्लासेस, आपको मिल जाएगा, वो देखते रहें। ये तो हो ही नहीं सकता, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए है, या तो -20, -30, -60 होगा। फोकल लेंथ में, फोकस में तो रखने की कोई बात ही नहीं होती है, इसका मतलब इसकी बात ही नहीं करेंगे। और ऑब्जेक्ट अगर 2f के बाद होता है, मतलब 20, 20, 40, ये 20 है और ये कितना है 40 है, 40 के बाद होगा तो ऑब्जेक्ट जो 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 साइज़ होगा इमेज का वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर तो यही होगा बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब ये हीट एंड ट्रायल से मैंने कर दिया। लेकिन अगर सोल्यूशन करें तो आप देखिए 1/v और ये कितना आएगा -2, तो v बराबर क्या होगा -2u। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही आपका लेंस फार्मूला। 1/v 1/-2u माइनस 1/u बराबर 1/+20। इसको सॉल्व करते हैं, 2u -1 -2 बराबर 1/20, 2.20, तो क्या हो जाएगा u बराबर -3 × 10 -30 सेंटीमीटर। ऐसे भी समझ आ रहा है, आंसर आ गया। उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन गलत है लेकिन तब भी चूंकि आपकी तशफ़ी के लिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 37.5 एम्पियर टू स्टार्ट। मुझे ये समझ से बाहर है, क्या कहना चाह रहा है। देन इट्स इफिशियंसी इज नंबर 1 1 हॉर्स पावर,
नंबर 2 500 वाट, नंबर 3 54 वाट, नंबर 4 750 हॉर्स पावर। तो मेरी समझ से तो बाहर है, HP स्मॉल ही लिखिएगा। इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट एनर्जी, आउटपुट वर्क डन, आउटपुट बाय इनपुट, यूँ समझ जाए जो भी होगा। इफिशिएंसी का जो फार्मूला, इफिशिएंसी का साइन मैंने ऐसे लिखा, आउटपुट बटे इनपुट, जो भी आउटपुट का आउटपुट वर्क, इनपुट वर्क, जो भी यूनिट ऊपर होगा वो भी यूनिट नीचे होगा, तो ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है ये? यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस तो यहाँ पे HP में या वाट में दिया, मतलब पावर का यूनिट दिया हुआ है, जो कि गलत है। और क्वेश्चन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, डाटा इनसफिशिएंट बोल सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को मैं तो गलत मान रहा हूँ। आप देख लें, अगर आपको लगता है सही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए लास्ट क्वेश्चन और फिनिश कर देंगे फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द इंटेंसिटी of the bulb will decrease when a resistance is connected, number 1 in series, number 2 in parallel, number 3 series और पैरेलल, नंबर 4 इंटेंसिटी कांट बी डिक्रीज्ड, इंटेंसिटी कांट बी डिक्रीज्ड। आप बताइए, पैरेलल में जब रहता है ये प्रोसेस है, आप देख सकते हैं मेरा एक लेक्चर भी रिकॉर्डेड है, लिखिएगा क्लास 10 पियर्सन IIT फाउंडेशन लेवल 2 क्वेश्चन आई थिंक, देखिएगा उसमें मैंने सॉल्व करा है कि अगर पैरेलल में होता है तो पैरेलल में अगर एक बल्ब अगर ऑफ भी हो जाए या एक बल्ब अगर आप अलग से भी लगा दें तो उसमें जो करंट जाता है उस करंट में कोई वेरिएशन नहीं आता है, मतलब जितना करंट जा रहा था उतना करंट ही जाएगा एक बल्ब में, तो उसमें इंटेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आता है। बट सीरीज़ में क्या होता है, नंबर ऑफ़ बल्ब्स अगर बढ़ जाते हैं तो करंट घट जाती है, जिसकी वजह से उसमें इंटेंसिटी में कमी आ जाती है। तो सीरीज़ में इंटेंसिटी बल्ब विल डिक्रीज़, है ना, ये याद रखें। अगर नहीं समझ आता है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए बाज़ाब्ता। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, जितनी सारी बातें मैंने कहा। अगर आपको समझ आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है करें, बट पढ़ाई अच्छे से करें, ज़्यादा बेहतर है। ओके, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।